हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो मैं सॉल्व करूंगा वो है कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस, राइट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप देख सकते हो कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। ओके, सो कॉम्प्रिहेंशन नंबर वन। तो ये कॉम्प्रिहेंशन है जो बेसिकली हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो अपने को ये बस फॉर्मूला इसको ध्यान रखना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और कैलकुलेशन के लिए अपन इक्वल टू एच बाय 4 पाई कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन वन का फर्स्ट क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ढूंढना है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल्स टू ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, राइट। ये अपने को दिया हुआ है। क्या और हमें पता है भी डेल्टा पी जो होता है वो एम डेल्टा बी होता है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो आ गया वो 2 टाइम्स ऑफ एम डेल्टा बी आ गया। एंड वी नो डेल्टा एक्स टाइम्स ऑफ एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो अगर अपन डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 एम डेल्टा वी पुट अप करेंगे, यहाँ पे एम डेल्टा वी आ गया, एच अपॉन 4 पाई, राइट। तो ऑन स्क्वेयरिंग नहीं, डेल्टा वी का स्क्वायर बन जाना, और ये जो अपने पास इसका आंसर आ जाना वो आ जाना 1/2 अंडर रूट ऑफ, मतलब 2/√2 टाइम्स एम एच अपॉन पाई, राइट। तो इससे जो अपना आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर टू। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट्स पे ध्यान देना, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड है। ओके, एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो सारे एसआई यूनिट्स में ही सॉल्व करेंगे। तो एसआई यूनिट में सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स अपना मीटर्स में आना है, एंड में मल्टीप्लाई बाय 100 करके सेंटीमीटर कर देना है, सो दैट अपन यूनिट्स में ना कंफ्यूज हो। तो अपने को क्या फॉर्मूला पता है? बी जो डेल्टा एक्स है इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, राइट। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ही ढूंढना है, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। पहले मैं सभी का वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ। एम का जो आप वैल्यू कंसिडर करोगे वो करोगे आप 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसमें जो आप डेल्टा वी होएगा वो आपका क्या होएगा? 0.001% ऑफ 3 × 10⁻⁴। देखो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है ना, तो एक बार सेंटीमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट कम्स आउट टू बी, यहाँ पर 10⁻⁻5 आ जाना है, 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी अगर मैं मीटर्स में करूंगा तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो पहले तो चलो सेंटीमीटर में तो इतना आ जाएगा, राइट। फिर मीटर में कितना आ जाएगा? 3 × 10⁻⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये अपना क्या आ गया? यहाँ से डेल्टा वी आ गया। अब मैं एम और डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ पे पुट अप करूंगा, एच का वैल्यू पुट अप करूंगा, राइट। तो अपने पास डेल्टा एक्स एच आ गया 6.62 इंटू 10⁻⁻34, राइट। ये 4 आ गया, ये 3.14 आ गया। मास अपने पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 दिया हुआ है। डेल्टा बी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻3। तो आप देखोगे यहाँ पे -31 -3 -34 बन गया, और ये भी ऊपर -34 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और लाइक अपन ये कह सकते हैं ये 2 के टेबल पर ऐसे जाता है डायरेक्टली, राइट। तो इसका जो आंसर आ जाना है वो आ जाना 1/54.6 मीटर्स। बट हमें आंसर किस में चाहिए था? सेंटीमीटर्स में चाहिए था, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 100 से। तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और 1.92 अपने को ऑप्शन में देख गया, तो देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 3, if uncertainty in the position of an electron is zero, then the uncertainty in its momentum would be, ओके, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन क्या आ गया, 4 पाई आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है अभी भाई, डेल्टा पी बताना है, तो एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स आ गया। तो हमें क्या पता है, एज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो और टेंडिंग टू जीरो, तो देयरफॉर डेल्टा पी इज आल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट आएगा। तो देयरफॉर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी। अभी अपन सॉल्व करेंगे कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 जो दिया हुआ है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर एक वर्ड ध्यान में रखना, विच इज न्यूक्लियर मोशन, और ये हमें दिया हुआ रिड्यूस्ड मास विच इज म्यू, राइट। ये ऐसा कह रहे हैं भी भाई, अगर न्यूक्लियर मोशन हो गया तो जो रेडबर्ग कांस्टेंट का ये जो फॉर्मूला अपने को गिवन है, इसमें जो m होता है, ये क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखा हुआ है m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, न्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा, ओके। इसको न्यू से रिप्लेस कर देंगे, कब, जब न्यूक्लियर मोशन होगा, ओके ठीक है। और इन्होंने क्या दिया हुआ है, और कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या इन्होंने, नहीं अभी तक तो यही है, राइट। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो जो रेडबर्ग कांस्टेंट आता है हमारा, वो आएगा 2 पाई स्क्वायर न्यू टाइम्स ऑफ के स्क्वायर ई का पावर 4 डिवाइडेड बाय एच क्यूब सी, एंड दिस इज वैलिड व्हेन देयर इज न्यूक्लियर मोशन। अगर नहीं है तो फिर नॉर्मली जो अपन करते हैं वही आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब फोर्थ क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द वेव नंबर्स फॉर द हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, ओके। वेव नंबर का रेशियो लेना है पहली बात तो, वेव नंबर अपने को पता ही है, हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। पहली बात तो हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का क्या मतलब हो गया, मतलब कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करे सो दैट हाईएस्ट एनर्जी आ रहे हैं, तो ये इट इज द डिफरेंस बिटवीन the energy levels of n is equals to infinite to lowest energy level, right। ये इनमें जो डिफरेंस रहता है, इसके कारण ही क्या आएगा अपना, हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन आएगा, ओके। तो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, कौन सी सीरीज में, लाइमन में हो रहा है, एक बार बामर में हो रहा है। तो अगर मैं लाइमन सीरीज के रिगार्डिंग बात करूंगा, तो इसमें जो हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन होगा वो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 1 होगा। उसके करस्पॉन्डिंगली जो हमारा वेव नंबर आएगा, वो क्या आएगा, आर एच इंटू जेड स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/infinity का स्क्वायर, which comes out to be RH times of Z square, right। और बिकॉज हाइड्रोजन एटम है तो मैं RH लिख सकता हूँ। और अगर मैं किसकी बातें करूंगा, बामर सीरीज की बातें करूंगा, बामर सीरीज में जो हाईएस्ट ट्रांजिशन होगा वो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 2 होगा। तो जो वेव नंबर होएगा वो क्या होएगा, आर एच इंटू जेड स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/infinite का स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी आर एच जेड स्क्वायर बाय 4, और जेड का वैल्यू 1 पुट अप करना है तो आर एच बाय 4 आ गया, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो है वो पूछा गया है, तो मतलब म्यू बार डिवाइडेड बाय म्यू टू बार इक्वल टू आर एच डिवाइडेड बाय आर एच बाय 4, तो इट कम्स आउट टू बी 4:1, राइट। तो अपन इसका जो आंसर आएगा फोर्थ का, वो क्या आएगा, आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, if proton in
हाइड्रोजन न्यूक्लियस बी रिप्लेस्ड बाय पॉजिट्रॉन। ओके, पॉजिट्रॉन कुछ टर्म है जिसको किससे रिप्लेस करना है, प्रोटॉन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले तो लिख लेता हूँ पॉजिट्रॉन इज टू बी रिप्लेस्ड बाय प्रोटॉन, मतलब सॉरी, प्रोटॉन इज टू बी रिप्लेस्ड बाय पॉजिट्रॉन, जिसमें पॉजिट्रॉन का जो मास है वो सेम एज दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लिखा है। बट जो चार्ज है किसका, पॉजिट्रॉन का, राइट, वो इट इज सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। ओके, ये अपने को गिवन है, मतलब पॉजिटिव चीज से ही रिप्लेस कर रहे हैं पॉजिटिव को, बट मास में चक्कर पड़ गया। देन कंसिडरिंग द न्यूक्लियर मोशन, ओके, न्यूक्लियर मोशन कंसिडर करते हुए आप बताओ व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो भाई पहली बात तो हमें वेव नंबर का फॉर्मूला पता है, विच इज इक्वल टू आर एच, जो वो हाइड्रोजन वाले एटम से आएगा, इनटू जेड स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट। अब इन्होंने कहा है भी भाई लोएस्ट लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, राइट, तो यहाँ पर अपन अगर लिखेंगे तो लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब, लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स, राइट। तो लाइमन सीरीज की अगर मैं बातें करूंगा तो डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड वन, ये अपने को लोएस्ट एनर्जी डिफरेंस देगा। ओके, तो मेरे को एन वन का वैल्यू पता लग गया वन है, एन टू का वैल्यू पता लग गया टू, ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि न्यूक्लियर मोशन हो रहा है तो फिर इसलिए आर एच का वैल्यू भी क्या होएगा, चेंज होएगा। तो मैं यहाँ पर आर एच नहीं लिखता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर डैश एच लिख देता हूँ। ठीक है, जेड का वैल्यू हमें पता ही है किसके लिए, हीलियम के लिए, तो वो टू आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे को फाइंड आउट करना है, वो क्या फाइंड आउट करना है इसमें, आर डैश एच। ठीक है, तो पहले तो आर डैश एच क्या होएगा, पहले तो लाइक अपन ये जो फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, इधर ही मैं लिख देता हूँ भी, अगर न्यूक्लियर मोशन करूंगा तो इसको आर डैश एच लिख दिया। अब न्यू का वैल्यू ढूंढना है, तो न्यू का वैल्यू हाइड्रोजन एटम के केस में अपने को पता है भी भाई, इसमें प्रोटॉन्स तो कितने होते हैं, वन, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो। बट यहाँ पर अभी प्रोटॉन किससे रिप्लेस कर देना है, पॉजिट्रॉन से, ड्यू टू न्यूक्लियर मोशन, राइट। और पॉजिट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, और जो चार्ज है वो प्रोटॉन के इक्वल है। तो जो न्यू का वैल्यू आए, तो अगर मैं पहले तो लिख देता हूँ एम डैश, ठीक है, एम डैश क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियस, जो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे भी भाई, ये मास ऑफ द न्यूक्लियस है। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन तो अभी है नहीं, पॉजिट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है ही नहीं तो प्लस ही क्यों करना है। ठीक है, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस कम्स आउट टू बी मास ऑफ, एक तरह से क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये गिवन है भी भाई दोनों का जो मास है वो सेम है, राइट। तो देयर फोर मैं जो न्यू का वैल्यू होएगा वो क्या लिख दूंगा, मास ऑफ एम डैश का वैल्यू एम ई, और मास जो ये एम है, ठीक है, ये वाला जो एम है, ये क्या है बेसिकली, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एम ई प्लस एम ई। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1/2 टाइम्स ऑफ एम ई। ओके, इसको इधर लिख देते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ एम ई, और यू कैन से 1/2 टाइम्स ऑफ एम। ठीक है, तो देयर फोर जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें अभी बेसिकली क्या लिख दूंगा, आर डैश एच को 2 पाई स्क्वायर, और म्यू का वैल्यू 1/2 पुटअप करूंगा, यहाँ पर m/2 लिख देता हूँ, इंटू के स्क्वायर ई का पावर 4 डिवाइडेड बाय एच क्यूब सी। तो अगर मैं इसको करूंगा तो क्या मैं इसको आर एच डिवाइडेड बाय टू लिख सकता हूँ, हाँ इसको टू लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब न्यूक्लियर मोशन में जो आर डैश एच है वो हमारा किससे रिप्लेस हो जाता है, RH/2 से रिप्लेस हो जाता है, राइट। बस इसको अभी अपने को आगे बढ़ना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर डैश एच इज इक्वल टू RH/2 ड्यू टू न्यूक्लियर मोशन, ये हो गया। तो देयर
जो हमारा न्यू बार है वो क्या आ जाएगा, आर एच डिवाइडेड बाय टू, जेड का वैल्यू क्योंकि हीलियम है तो टू का स्क्वायर आ गया, एन वन और एन टू का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट ही कर लिया था। तो न्यू बार यहाँ से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आर एच फोर माइनस वन अपना, ये यहाँ पे फोर आ गया, यहाँ पे टू आ गया, यहाँ पे थ्री बाय फोर आ गया, तो इसका आंसर आता है थ्री आर एच बाय ट्यू। राइट, अभी कोई ऑप्शन देख लेते हैं, थ्री आर एच बाय टू, हाँ बी ऑप्शन मिल गया अपने को, तो देयरफॉर आंसर इज बी ऑप्शन। राइट, इसको मैं यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, पर मतलब ये ठीक है ऊपर। ओके, कॉम्प्रिहेंशन नंबर थ्री। ठीक है, ये क्या कह रही है, द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे लिथियम प्लस टू इज इन ए स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट एस वन, जिसका वन रेडियल नोड है। तो इसका मतलब क्या हुआ भी भाई, जो एस वन है, पहली बात तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब कि भाई ये एस ऑर्बिटल पी की डी सबशेल है, ये एस वाला सबशेल होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक हो गया। ओके, अब कितने रेडियल नोड हैं इसमें, देर इज वन रेडियल नोड। ओके, और हमें क्या पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियल नोड इज एन माइनस एल माइनस वन, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, वन। और फॉर एस, राइट, फॉर एस सबशेल अपन क्या बोलते हैं भी भाई, एल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो देयर फोर एन माइनस वन का वैल्यू वन है, तो एन का वैल्यू क्या आ गया, टू। तो देयर फोर यहाँ से जो हमें पता लग गया, एस वन जो है वो क्या है, टू एस है। एस वन क्या आ गया, टू एस। तो पहला क्वेश्चन यही था, द स्टेट एस वन इज व्हाट, टू एस, राइट। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से अपने को, बी ऑप्शन आ गया। अब अपन आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, अपॉन ऑब्जर्विंग एब्जॉर्बिंग द लाइट द आयन अंडरगोस ट्रांजिशन टू द स्टेट एस टू। ठीक है, इसने कोई ना कोई कुछ एब्जॉर्ब किया और एस टू पर चला गया, और जो एस टू है इसमें वन रेडियल नोड है, और S2 के बारे में और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, बीट इज इक्वल टू द एनर्जी स्टेट, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उसका जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम के एनर्जी के इक्वल है। किसका एनर्जी, लिथियम प्लस टू में जो S2 है उसका एनर्जी हाइड्रोजन एटम के इक्वल है। तो अगर मैं लाइक इसको सॉल्व करूंगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बेसिकली, ठीक है, जो इससे सॉल्व होएगा, तो मैं यहीं पर ही अभी सॉल्व कर देता हूँ। हम्म, तो ये कह रहे हैं भी भाई, पहले हमारे पास एस वन पर थे, विच इज टू एस, अभी ये एक्साइट होकर किधर चले गए, एस टू पे। ये अपने को ढूंढना है इसके बारे में, राइट। और एस टू के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया गया वो अपन लिख लेते हैं, अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया। एस टू के बारे में पहला इंफॉर्मेशन तो ये दिया गया है भी, इसमें एक रेडियल नोड है। ठीक है, तो एक रेडियल नोड है, तो इसका मतलब एन माइनस एल माइनस वन का जो वैल्यू है वो वन आना चाहिए। दूसरा हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन था भी भाई, क्योंकि ये लिथियम प्लस टू की बातें कर रहा है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ जी, लिथियम प्लस टू की बातें कर रहा है, इसका जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के एनर्जी के इक्वल है। पहले तो इसका एनर्जी क्या होगा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। और इसी का जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है, एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम जो कहाँ प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में, विच इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो माइनस 13.6 इंटू नाइन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर कम्स आउट टू बी माइनस 13.6। तो यहाँ से जो एन आ गया वो क्या आ गया हमारा, थ्री आ गया। ठीक है, अब अगर एन थ्री आ गया
तो इट कैन बी पॉसिबल भी भाई 3s होएगा, 3p होएगा और 3d होएगा। अगर मैं सभी के रेडियल नोड्स कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर रेडियल नोड 0 आएगा, बट हमें कौन सा चाहिए जिसमें रेडियल नोड 1 है। तो देयरफॉर मैं 3 में क्या बोल दूंगा, अपने पास 3p होएगा, तो इसका मतलब S2 का वैल्यू हमें पता लग गया विच इज 3p, राइट। तो ये अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि ये इस क्वेश्चन में काम आएगा। तो S2 का वैल्यू अपन ने ढूंढ लिया विच इज इक्वल टू 3p। ओके, अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ द स्टेट S1। पहले S2 वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट S2। ठीक है, हमें स्टेट S2 के बारे में पता लग गया विच इज 3p। इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं कैलकुलेट करना, उसका उसके लिए जो क्वांटम नंबर है वो कैलकुलेट करना है। मतलब ऑर्बिटल के लिए मतलब ये क्या कह रहा है भाई, वैल्यू ऑफ एल ढूंढ दो मेरे को। तो वैल्यू ऑफ एल क्या आ गया अपना, 1 आ गया बस इसमें। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर क्या आ गया अपना, बी। अपन इसको ऐसा करते हैं, इधर भी कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी अपन इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या है वो, एनर्जी ऑफ द स्टेट S1 इन यूनिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम जो ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, S1 का एनर्जी, S1 मतलब 2s, S1 इज बीइंग डिफाइंड फॉर लिथियम प्लस 2। इसका जो एनर्जी है ऑफ लिथियम प्लस 2, वो क्या होएगा, -13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाय n²। और एनर्जी जो है किसका, हाइड्रोजन एटम का, -13.6 इंटू 1² डिवाइडेड बाय 1²। अब इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास क्या आएगा, E ऑफ लिथियम प्लस 2 डिवाइडेड बाय E ऑफ H विच कम्स आउट टू बी, यहाँ पर कितना आ गया अपने पास, 9/4। तो यही इसने पूछा है, तो ये 2.25 आ गया, जो हमारा आंसर क्या बनता है, सी। क्वेश्चन नंबर 9, मतलब कॉम्प्रिहेंशन फोर्थ सॉल्व करते हैं। फोर्थ जो कॉम्प्रिहेंशन है वो वही जो अपने को पता ही है भी भाई, लाइमन बामन ब्रैकेट, लाइक मतलब पांचम ब्रैकेट, पी फंड हम्फ्री, इसके बारे में इन्होंने कमेंट किया। तो अपन क्वेश्चंस पर आते हैं। क्या लिखा हुआ, इफ द वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। ओके, तो सीरीज लिमिट वर्ड यहाँ पर गिवन है, ऑफ लाइमन सीरीज, राइट। जब भी ये लिमिट वर्ड आएगा तो लिमिट का मतलब होता है कि जो हमारा ट्रांजिशन है वो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से होता है, बिकॉज अब लाइमन ढूंढना है। तो इन्फिनिटी से कहाँ तक, जो लोवेस्ट है विच इज 1, एंड दिस इज फॉर लाइमन सीरीज। ओके, और यही लिमिट अगर मैं किसके लिए ढूंढूंगा, सीरीज लिमिट किसके लिए, बामर के लिए। तो फिर मैं उसके लिए क्या लिख दूंगा, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 2 फॉर बार्मर सीरीज, राइट। लिमिट का मतलब फर्स्ट एंड मतलब लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वो आ गया फॉर बार्मर सीरीज। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ढूंढना है बार्मर सीरीज के लिए लिथियम प्लस 2 आयन का इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, वेवलेंथ हमने हीलियम का लिया है, लिथियम प्लस 2 का पूछना है। तो कोई चक्कर नहीं, फॉर लिथियम प्लस 2 मैं क्या लिखूंगा, 1/λ, जो अपने को कैलकुलेट करना है। मान लो 1/λ 1 आ गया, या फिर, है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, रिडबर्ग कांस्टेंट RH, और Z का वैल्यू अपना क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया अपने पास, क्योंकि बामर सीरीज थी लिथियम प्लस 2 के लिए,
तो यहाँ पे 4 1 माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी 9 RH/4 आ गया। ठीक है। और अगर मैं किसके लिए लिख दूंगा, जो अपने को गिवन है हीलियम प्लस आयन के लिए, हीलियम प्लस आयन के लिए मैं 1/λ2 लिख रहा हूँ, विच इज RH इंटू जेड का वैल्यू 2 का स्क्वायर हो गया, और ये जो वैल्यू है ये 1/1 का स्क्वायर, 1 माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर विच इज ऑल्सो इनफाइनाइट, तो ये कितना हो गया, 4RH हो गया। अब मैं इन दोनों को जैसे डिवाइड करूंगा, तो मैं डिवाइड ऐसे कर रहा हूँ, 1/λ2 डिवाइडेड बाय 1/λ1, तो इट कम्स आउट टू बी 4RH डिवाइडेड बाय 9RH/4, तो इट कम्स आउट टू बी यहाँ पर तो 16/9 आ गया। और यहाँ पर λ2 और λ1 क्या आ गया, λ1 ऊपर चला जाएगा, λ2 इधर, तो ये 16/9 हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, λ1 इज 16/9 टाइम्स ऑफ λ2, और λ2 का वैल्यू हमें एक्स एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो 16x/9 अपना आंसर आ गया। राइट, तो 16x/9, हाँ बी ऑप्शन मिल गया अपने को, तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, द emission स्पेक्ट्रा, ओके, emission स्पेक्ट्रा मतलब अपने को जो भी emission वाला सिस्टम हो रहा है, इज ऑब्जर्व्ड बाय द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, मतलब वो दिख रहा है अपने को ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ, कॉन्सिक्वेंस मतलब ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ ट्रांजिशन अगर हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। ठीक है। अगर मैं हीलियम प्लस आयन के बारे में बातें करूंगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक nth स्टेट से कहाँ आ रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 1 पर आ रहे हैं, राइट। ठीक है। और इस सिलसिले में 6 डिफरेंट फोटॉन्स आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, 6 डिफरेंट फोटॉन्स ऑब्जर्व हो गए। तो अपने को पता ही है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Δn × Δn+1 डिवाइडेड बाय 2। और ये वैल्यू कितनी है अपने को, 6 डिफरेंट फोटॉन्स, ये हो गए, Δn हो गया यहाँ पे Δn+1 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Δn × Δn+1 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से अपने को ये पता लग गया, जो Δn है वो उसका वैल्यू 3 होएगा, तभी 3 × 4 बन जाएगा ना, तो थोड़ा मैथ अपने को ऐसे सोचना है। तो Δn का वैल्यू 3 हो गया, हाईएस्ट इज n, लोवेस्ट इज 1, तो ये 3, तो n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 4, तो इसका मतलब वो फोर्थ स्टेट से ट्रांजिशन कर रहा है। तो यहाँ तक तो ये इंफॉर्मेशन आ गया। देन व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। ठीक है। तो ये कह रहा है भाई मिनिमम वेवलेंथ ढूंढ रहा है। मिनिमम वेवलेंथ के लिए जो ट्रांजिशन होनी चाहिए वो मैक्सिमम एनर्जी वाली होनी चाहिए। तो यहाँ से मैक्सिमम एनर्जी आएगा और मिनिमम क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा। मैक्सिमम एनर्जी मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 4 से 1 की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो फॉर मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम, यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट आ गया। और ये जो अपन सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार देख लिया करो, हीलियम प्लस आयन के लिए, तो जेड का वैल्यू 2 का स्क्वायर हो गया, ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आर एच, राइट, तो ये अपना आ गया 15 RH/4, राइट। तो इसका मतलब जो लैम्डा है वो क्या आ गया, 4/15 RH। पहले तो देख लेते हैं इसी में दिया ना इन्होंने, हाँ हाँ, इसी में RH में ही तो ढूंढना था। तो 10th का आंसर क्या आ गया हमारा, बी ऑप्शन बन गया। ठीक, तो आंसर इज बी।
11th क्वेश्चन, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength? Okay, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कैसा ट्रांजिशन हो सो दैट वेवलेंथ क्या आ जाए, सेम आ जाए। किसके सेम आ जाए? बामर ट्रांजिशन के सेम आ जाए। बामर में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है? 4 से 2 हो रही है। किसमें? हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम में। तो दो स्पेक्ट्रम है हमारे पास, एक हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम है, एक हमारे पास हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम है। राइट, हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम में तो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 हो रहा है। राइट, तो इस केस में जो हमारा वेवलेंथ आता है 1/λ, राइट, वो कितना आएगा? आर एच, और z का वैल्यू 2 हो गया, तो जेड स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, ये आ गया। अगर मैं राइट, ये आ गया। और हाइड्रोजन में अगर अपन बातें करेंगे तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होना चाहिए? मान लो N2 से N1 की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो मैंने 1/λ क्या मान लिया? आर एच, जेड का वैल्यू 1 आ गया, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ गया। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा? इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि ये कह रहा है भाई सेम वेवलेंथ वाला, तो आर एच इधर ले आओ, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर लेकर आना है। ये आर एच आ गया, यहाँ पर क्या आ गया था? 4 आ गया था, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। 4 को अंदर ले जाओ, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर लिख लेते हैं आर एच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, जो किस फॉर्म में बन जाएगा? आर एच 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर जो आर एच है वो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बन गया। तो देयर फोर अपन अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे बस। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो n1 का वैल्यू 1 आ जाना है, एंड n2 का जो वैल्यू है वो 2 आ जाना है। तो देयरफॉर जो ट्रांजिशन है वो 2 से 1 होनी चाहिए। अपन अभी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 2 से 1, 2 से 1, डी ऑप्शन मिल गया, तो आंसर इज डी। ओके, मूविंग टू 12th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है भी, यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। राइट, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहा है, सैंपल की बातें नहीं कर रहा। इन एच एटम इन एम शेल। ओके, शेल कौन सा है? एम। ऑन डी एक्साइटेशन टू, कहाँ पर डी एक्साइट हो रहा है? ग्राउंड स्टेट पे हो रहा है। मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी देगा? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पहले तो एम शेल जो होता है के एल एम, तो एन का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। कहां से कहां ट्रांजिट कर रहा है? 3 से लेकर 1 तक कर रहा है। ये एन इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, और ये क्या है? 3। एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम लाइंस तो ये तब देगा ना यार, अगर पहले 3 से 2 आएगा फिर 2 से 1 आएगा। राइट, अगर वो डायरेक्टली ही या फिर अगला पाथ क्या बनता है? डायरेक्टली आ जाए, डायरेक्टली आएगा तो एक ही ट्रांजिशन लाइन देगा। तो इसलिए मैक्सिमम जो लाइंस आएंगी, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस जो अपन कहते हैं, वो कितनी आएंगी? यहाँ पर 2 आएंगी। राइट, तो इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा सी। ओके, थैंक यू गाइस।